हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के अंतर्गत सेल ग्रुप के बारे में। आज हम जानेंगे दोस्तों, सेल एमएस एक्सेल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्सेल में जो भी काम होता है वो पूरा सेल में होता है। अगर हम सेल के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो हम एक्सेल में काम करने में हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको सेल के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप एक्सेल में एक कंफर्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लिप में, वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल कैसे इंसर्ट करते हैं, सेल कैसे डिलीट करते हैं, और रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो और कॉलम को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, और भी बहुत सारे इसमें हम जो एडवांस फीचर है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, सेल में जो भी काम होता है उसको करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेल। तो चलिए पहले सेल को समझ लेते हैं। सेल, जिसकी स्पेलिंग है CELL, सेल। देखिए, सेल क्या होता है। अगर हम सेल को कुछ डिफाइन करें तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सेल रो और कॉलम के इंटरक्रॉस से या इंटरसेक्ट करने से जो एक बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है। हालांकि इसका जिक्र हमने एक्सेल के पिछले वीडियो में भी किया है, फिर भी अभी हम आपको बता देते हैं जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं। और हालांकि मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप पुरानी वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि हम एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहे हैं, हर एक टॉपिक के बारे में हमने वीडियो बनाया है, तो आप पहले पुरानी वीडियो को देखते चले तो आपको हर चीज़ क्लियर होता चलेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि रो क्या है और कॉलम क्या है। तो रो क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप अभी इसमें देख रहे हैं आपके स्क्रीन में, ये जो नंबरिंग है, ये 1 2 3 4, ये सब क्या है, इनको हम कहते हैं रो। इनको क्या कहते हैं, रो। रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं, पंक्ति या कतार। ठीक है। और ये कॉलम है, जैसे ये ABCDEF, ऐसे आपका ये बढ़ता जाएगा। तो इस रो और इस कॉलम, रो और कॉलम की लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं तो वहाँ पे एक बॉक्स बनता है छोटा सा, जिसको सेल कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सेल क्या होता है। जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करने से एक छोटा सा बॉक्स बनता है, उसको सेल कहते हैं। और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उसे हम पहचानते हैं। क्योंकि इतने सारे बहुत सारे सेल हैं, तो हम प्रत्येक सेल को कैसे पहचानेंगे। जैसे इसमें जब हम कोई डेटा रख देते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि यह किस स्थान पर हमारा डेटा रखा हुआ है। तो प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, जो पहले कॉलम का नेम और इसके बाद रो की संख्या से डिफाइन होता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल में इसका अगर हम एड्रेस फाइंड करना चाहें तो कैसे होगा। सबसे पहले कॉलम का नाम, कॉलम इसमें कौन सा है, G कॉलम है। रो की संख्या कौन सी है, 1। ठीक है। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, G1, है ना। इस तरह से इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, G1। इसी तरह से नीचे हम आएंगे तो इसका एड्रेस होगा G2, फिर G3, G4, G5, G6। ठीक है। ये पूरे G के हैं। अगर इसी तरह से हम दूसरे कॉलम में जाएं, जैसे इसका एड्रेस हम जानना चाहें तो क्या होगा, पहचानिए आप। बिल्कुल सही पहचाना आपने, K2, है ना, क्योंकि कॉलम का नाम क्या है, K, और रो की संख्या क्या है, 2। ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी सेल में आप क्लिक करिए, उसका एक एड्रेस होता है, और एड्रेस आप इसको फाइंड कर सकते हैं। पहले कॉलम का नाम, इसके बाद रो की संख्या। इसका एड्रेस क्या है, O6। अगर आप इतने में भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको यहाँ देखना चाहिए, यहाँ पे सेल का एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इस स्थान पर, ये देखिए यहाँ ये सेल का एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये इसका सेल का एड्रेस यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है। देखिए ये जो पूरी विंडो आपको दिख रही है, ये पूरी विंडो, इसको हम कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। और इस वर्कबुक में जो पेज होता है, जैसे ये सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, और हम यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, सीट 4 है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्कशीट, ठीक है, इसको वर्कशीट कहते हैं। ये देखिए ये वर्कशीट है हमारे पास, और ये वर्कशीट जहाँ खुलती है जिसके अंदर, उसको वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट और वर्कबुक में आप अंतर समझ गए होंगे। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक, ठीक है। बहुत सारे सीट का जो कलेक्शन होता है उसी को हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए हम आपको आज जो सेल के बारे में बताने वाले हैं वो क्या बताएंगे। अब देखिए हमारे पास ये एक डेटा बना हुआ है, एक लिस्ट है जिसमें प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल है, ठीक है। अब हमारे पास ये इतना है। अब हमको एक इसमें काम करना है कि जैसे मॉनिटर के बाद कीबोर्ड लिखा है, पर हम चाहते हैं मॉनिटर के बाद हमको एक दूसरा आइटम ऐड करना है और ये कीबोर्ड भी रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमको खाली रो चाहिए। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये है कि हम पूरे इतने को यहाँ से नीचे तक ऐसे सेलेक्ट करें, फिर इसको कंट्रोल के साथ एक्स करें या राइट क्लिक करके कट कर लें, और फिर इसके बाद दूसरे रो में हम यहाँ से जाके और पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह से पेस्ट होगा, तो एक रो हमको खाली मिल गया। पर इसमें क्या हुआ कि हमको 2 स्टेप 3 स्टेप करना पड़ा, ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। पर अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ से अगर एक क्लिक में करना हो तो हम कैसे करेंगे, जिस सेल या जिस रो के ऊपर हमको रो चाहिए तो हम उस रो में क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे सेल ग्रुप में, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में यहाँ पे देखिए एक है क्या, इंसर्ट सीट रो, इसमें हम क्लिक करेंगे और ये देखिए ऑटोमेटिक हमारे पास इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बॉर्डर वगैरह ऑटोमेटिक लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं SMPS, ठीक है, जो भी लिखना चाहें, और यहाँ पे हम दे देते हैं SMPS 15 पीस, और एक की कीमत हम बता देते हैं कि 2500 रुपये, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। अब इसी तरह से इंसर्ट कॉलम है। कॉलम के लिए क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल है। अब हमको चाहिए कि क्वांटिटी के बाद एक कॉलम हमको जैसे और ऐड करना है। क्या, क्वांटिटी के बाद एक और कॉलम ऐड करना है, या कि प्राइस के बाद एक और कॉलम ऐड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हालांकि आपको ये चीज़ हम बता देते हैं कि कॉलम जब भी इंसर्ट होता है तो सेलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। जो कॉलम आपका सेलेक्ट है उसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा, यानी बाएं साइड इंसर्ट होगा। तो अगर आपको प्राइस के बाद चाहिए कॉलम तो आपको टोटल वाले सेल में आना पड़ेगा, टोटल वाले कॉलम में आना पड़ेगा, और फिर यहाँ जाके आप इंसर्ट सीट कॉलम में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस है, प्राइस के बाद मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं जीएसटी का कॉलम लगाना चाहते हैं, और जीएसटी में हम मान लीजिए कि कितने % देना चाहते हैं, मान लीजिए कि जीएसटी 18%, ठीक है। अब जीएसटी 18% हम लगा देते हैं कहाँ, ये, ठीक है। जीएसटी 18% इसका हो जाएगा, और यहाँ पे हम इस अमाउंट का 18% निकालेंगे। कैसे, बराबर का निशान लगाएंगे, ये कॉलम लगाएंगे इनटू 18% और इंटर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए तो इसका ये निकल के आ गया है। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको कर देंगे, इसको यहाँ से ब्रैकेट लगा के इसको, और यहाँ से प्लस
ये, ठीक है। ये देखिए अब ये हमारा ये इसका अमाउंट भी लग गया है और ये भी लग गया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से, लेकिन ये उल्टा लग गया क्या, अगर हम इसको ब्रैकेट हटा देते हैं तो इस तरह से, और इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हर जगह पे ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं। और मान लीजिए कि अब इसको हटाना है इस कॉलम को, तो हम क्या करेंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम में कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको हम एक बार इसको हटा देते हैं और ये कर देते हैं इनटू, ये इस तरह से, और ये, ठीक है। तो इस तरह से हम दोस्तों नया रो और नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर हमारा इंसर्ट सेल का, देखिए इंसर्ट सेल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है SMPS वाला जहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, ठीक। हम इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सेल में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है शिफ्ट सेल डाउन। शिफ्ट सेल डाउन का मतलब होता है, शिफ्ट यानी होता है स्थान परिवर्तन करना, और सेल डाउन यानी नीचे की ओर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस डेटा को उठा करके और नीचे शिफ्ट कर देगा और एक रो एक कॉलम यहाँ पे खाली कर देगा, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये डेटा हमारा ये यहाँ से उठा के कहाँ कर दिया, शिफ्ट कर दिया नीचे, तो इस तरह से यहाँ पे एक सेल हमारा खाली हो गया, ठीक है। इस तरह से नया सेल इंसर्ट होता है। इसके बाद फिर है शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको इसको नीचे नहीं खिसकाना है, फिर भी हमको यहाँ पे एक सेल खाली चाहिए, तो अगर इसको हम राइट साइड खिसकाएंगे तो ये डेटा यहाँ से उठ के हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, राइट साइड में। देखिए यहाँ से जाएंगे इंसर्ट सेल में जाएंगे और इंसर्ट सेल राइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। ये देखिए ये डेटा हमारा उठ के कहाँ आ गया है, राइट साइड में। मतलब डेटा को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है डाउन या कि राइट साइड में। तो जब शिफ्ट कर देता है तो जाहिर सी बात है कि एक सेल खाली हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि सेल इंसर्ट करना, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप साथ में प्रैक्टिकल भी करते चलें और थोड़ा वीडियो पॉज करके और प्रैक्टिकल करें, रिमाइंड करके देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये डिलीट सेल भी होता है कि डिलीट हमको कहाँ से करना है। अब देखिए, अब जैसे इसको हमको शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, यहाँ से अगर हम इसको करें ऐसे, यहाँ से डिलीट सेल और यहाँ से शिफ्ट सेल अप कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे ये डिलीट हो गया है और ये नीचे में एक हमारा खाली हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से अप वाला डिलीट हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमको लेफ्ट वाले को डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे डिलीट हो गया है और ये जो डेटा था हमारा इधर राइट साइड में पहुँच गया है। अब यहाँ पे हैज़ रेफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जिसके द्वारा इसको रिजल्ट मिल रहा था वो सेल ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये एरर दिखाता है, ठीक। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम समझ में आया होगा। इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम और डिलीट रो डिलीट कॉलम और इंसर्ट सेल डिलीट सेल। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट सीट का। इंसर्ट सीट क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये है सीट 1, सीट 2 और सीट 3, सीट 4। अगर आपको नई सीट इंसर्ट करनी है तो यहाँ से आप जाइए और इंसर्ट सीट में क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए सीट हमारी इंसर्ट हो जाती है। बाकी आप यहाँ से भी क्लिक करके और इंसर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और यदि शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे
शिफ्ट बटन के साथ F11 इस तरह से तो इंसर्ट होती जाएगी सीट, ठीक है। चलिए, और अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट सीट करेंगे तो डिलीट होती जाएगी, जो हमको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। जितने की ज़रूरत है उतना हम यहाँ पे रख रहे हैं और बाकी को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जो आपको बताया दोस्तों, तो ये आपको बहुत काम की चीज़ है। जब भी आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे एक्सेल में, और अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमको बीच में कोई डेटा ऐड करना है, तो आप यहाँ से नई रो इंसर्ट करके और नया डेटा ऐड कर सकते हैं, बीच में कहीं भी ऐड करना हुआ तो, ठीक है। चाहे रो ऐड करना हुआ चाहे कॉलम, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप परेशान ना हो जब भी आप कहीं एक्सेल में काम करने को मौका मिले तो, ठीक है। अब देखिए हमारा जो अगला ऑप्शन है फॉर्मेट का। अब ये सेल में या कि रो या कॉलम की जो भी फॉर्मेटिंग है हम इसको समझ लेते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सेल में काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जाने तो एक्सेल में फिर काम करने का कोई मतलब नहीं है, आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट के अंतर्गत सबसे पहले है सेल की साइज। सेल की साइज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, और कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और डिफॉल्ट विड्थ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे अभी हमारे रो और कॉलम की साइज जो है, हाइट जो है तो इतनी है, ठीक है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि हमको इसकी हाइट अभी बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए तो हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है, दो फर्स्ट रो और सेकेंड रो के बीच में जो लाइन है, यहाँ पे जब आप पॉइंटर ले जाएंगे तो अप डाउन एरो बनेगा, तो यहाँ से इसको आप लेफ्ट क्लिक से दबा के रखेंगे और ऐसे खींच देंगे तो भी ये क्या होगा, रिसाइज हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि हम ये फिक्स नहीं कर पाते हैं कि हमको कितना हाइट इसमें हुआ है। लेकिन अगर आप फॉर्मेट में जाके रो हाइट में करेंगे तो अभी जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो सेलेक्टेड रो है, मतलब ये हेडिंग वाला सेलेक्टेड रो की जो भी हाइट है 21 है। अब आप इसको बढ़ाना चाहते हैं कितना, तो जैसे मान लीजिए इसको कर दे 30 लिख के और हम ओके कर दे तो ये फिक्स 30 में जाएगा और 30 इसकी इतनी होती है, ठीक है। ये देखिए, और अगर मान लीजिए कि ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो ऑटो फिट में इस तरह से होगा। ऑटो फिट का मतलब होता है दोस्तों कि जितना आपका डेटा रहेगा और जितना आपके डेटा को जितने हाइट की ज़रूरत है तो ऑटोमेटिक उसको वो फिट कर लेगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, किसी रो की हाइट अधिक है, किसी की कम है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से है, आप देख पा रहे हैं। अब इनकी जो साइज है, ठीक है ना, तो सबकी अलग अलग साइज है। अब इस तरह से डेटा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब अगर आप इनके साइज को फिक्स करने बैठे तो एक एक करके ऐसे करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा और किसी में अधिक हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक क्लिक में करना है तो कैसे करेंगे, आप ऐसे पूरे को सेलेक्ट करिए, ठीक है, आप ऐसे सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, ऑटो फिट रो हाइट, और एक देखिए एक क्लिक में आपका क्या हो गया है, सभी रो की हाइट फिट हो गई है, एक जैसे हो गई है, ठीक है। तो ये काम होता है दोस्तों ऑटो फिट रो हाइट का, ठीक है, ऑटोमेटिक फिट हो जाता है अपने डेटा के हिसाब से। इसी तरह से है कॉलम विड्थ, जैसे ये भी कॉलम विड्थ था, ये रो अभी रो की हाइट थी, तो इस तरह से कॉलम की विड्थ है। कॉलम विड्थ में जैसे ये जिस कॉलम की जो चौड़ाई है, विड्थ यानी चौड़ाई, तो इसको जैसे हम अधिक कम कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके देखिए जैसे इस तरह से हो गया, इस तरह से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि हम जाएंगे जब कॉलम विड्थ में, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है 13.86 है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे बढ़ाना चाहें, जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं इसको 16 और यहाँ पे कर देते हैं ओके, तो ये देखिए जो प्राइज वाला है हमारा तो बढ़ गया। इसी तरह से अगर हम इसके विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम जैसे इसको कर दिए 20 और कर दिए ओके, ये देखिए यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो हालांकि आप यहाँ कॉलम की जो हाइट विड्थ है, कॉलम की जो विड्थ है, तो आप इसको यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं। हमने जैसे आपको बताया ऐसे करके यहाँ आप बीच में ले जाइए पॉइंटर और ऐसे दबा के रखिए और लेफ्ट राइट इसको खिसकाएंगे तो इसकी जो विड्थ है वो
ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब वही चीज़ ऑटो फिट कॉलम बिट्स का मतलब क्या होगा कि जैसे जो कॉलम ज़्यादा चौड़े चौड़े हैं और उनकी ज़रूरत हमको उतनी नहीं है, तो आप क्या करिए कि आप ऐसे सेलेक्ट करिए किसी भी एक रो को, जहाँ तक आपका डेटा हो ऐसे सेलेक्ट करिए और जाइए आप ऑटो फिट कॉलम बिट्स में, और ये देखिए ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है। ठीक है, जितना आपका डेटा था। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ हैज दिखा रहा है, इसको थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो आप इसको यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिए ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक इसको फिट कर देगा। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों ये ऑटो फिट है। बाकी है आपका एक डिफ़ॉल्ट बिट होता है। डिफ़ॉल्ट बिट जैसे कि आपके कॉलम का जो डिफ़ॉल्ट बिट होता है वो होता है 8.43। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, तो फिर आपका जो स्टैंड अप कॉलम बिट हो जाएगा वो जितना चेंज करने की बात करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर हमारा विजिबिलिटी। देखिए विजिबिलिटी का मतलब होता है सदृश्यता, मतलब कि आपके सीट में जो भी कॉलम और जो भी रो है तो इनको शो करने के लिए, हाइड करने के लिए। अब देखिए इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक प्राइज की लिस्ट है, एक इन्वेंट्री लिस्ट है ना। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास ये कॉलम है। मान लीजिए कि हम क्या चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को उसको हम प्राइज लिस्ट दिखाना चाहें, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि ये खरीद हमको कितने में पड़ा है वो ये चीज़ ना देखे, तो हम यहाँ पे एक और लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट कॉलम करके यहाँ पे कस्टमर प्राइज बना लेते हैं, कस्टमर प्राइज। ठीक है, कस्टमर प्राइज बना लेते हैं। और जैसे हमारा जो ओरिजिनल प्राइज है तो ये है जितने में हमको खरीद पड़ा है, पर यहाँ पे हम कस्टमर को दिखाने के लिए एक और प्राइज बना लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम 4500 रुपये। ठीक है, ये देखिए इतना हमने किया इस तरह से। और हम चाहते हैं कि ये जो प्राइज है हम इसको डिलीट ना करें, पर हम ये चाहते हैं कि ये कस्टमर को शो ना हो, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे हाइड, है ना, छुपा देंगे, हाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, जिस भी कॉलम को हमको हाइड करना होगा उस कॉलम में हम क्लिक करेंगे कहीं भी, और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, सेल ग्रुप के अंतर्गत फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे, और यहाँ पे है हाइड। क्या हाइड करना है, कॉलम या रो, तो हमको करना है कॉलम, तो हम कर देंगे हाइड कॉलम, और इसमें हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए कि वो हमारा शो हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर इस टोटल वाले को भी हमको हाइड करना है तो हम इसको भी यहाँ से क्या कर देंगे, हाइड कॉलम। ठीक, अब हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब हम कस्टमर के सामने ये रेट सूची दे सकते हैं कि भाई देख लो कि ये सामान हमको इतने में है, हम इतने में देंगे आपको। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ से जब आपको शो करना हुआ, अगर आपको जब शो करना है तो शो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप हाइड अनहाइड में जाइए, अनहाइड कॉलम में जब आप जाएंगे तो शो हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ से आपको नहीं करना है, यहाँ से जैसे नहीं करना है, तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे जाइए और ऐसे डबल क्लिक कर दीजिए, जहाँ पे आपको हाइड किए हैं यहाँ पे आप डबल क्लिक करिएगा तो यहाँ से ये शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से आप डबल क्लिक करके अब इसको आप शो कर सकते हैं। और इसी तरह से किसी भी रो को अगर आपको हाइड करना है तो उस रो को ऐसे सेलेक्ट करिए और फिर से जाइए यहाँ पे हाइड रो में, और हाइड रो में जाने के बाद इसको आप हाइड कर दीजिए। तो ये देखिए कीबोर्ड वाला, अब देखिए यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, 1 2 3, 3 के बाद 4 हाइड हो गया है, 5 आ गया है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप इसको शो कर लीजिए। ठीक है ना, सो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। ये अनहाइड रो में जाइएगा तो यहाँ से ये शो हो जाएगा, देखिए ये रो। ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके और इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको मिलेगा किसी भी सीट को अगर आपको हाइड करनी है, किसी भी
सीट को, जैसे मान लीजिए कि इस सीट को अगर आपको हाइड करना है तो यहाँ से आप इसको या जैसे यहाँ पे जाइए फॉर्मेट में हाइड और हाइड सीट कर देंगे तो ये सीट हाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अगर आपको शो करना है तो अनहाइड सीट में क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे कौन सी सीट आपकी हाइड है, सीट 1, इसको कर देंगे ओके, तो ये सीट शो हो जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारा जो ऑर्गेनाइज सीट है। ऑर्गेनाइज सीट के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि सीट को रीनेम कैसे करते हैं, मूव और कॉपी कैसे करते हैं, और टैब का कलर कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले रीनेम सीट। अब देखिए रीनेम सीट क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी सीट है, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 और सभी में डेटा है, पर इनका नाम तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब हम चाहते हैं कि इनका अलग से नाम रहे, जिस नाम जो डेटा है इस सीट में उस डेटा के हिसाब से इसका नाम रहे। हम चाहते हैं कि ये हमारा इन्वेंट्री लिस्ट है तो इस सीट का नाम क्या हो जाए, इन्वेंटरी हो जाए, ताकि हमको पहचानने में आसानी हो। तो हम या तो इस सीट में राइट क्लिक करेंगे और रीनेम में जाके और यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं, पहला तरीका, या कि यहीं सीट 1 में डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं, या कि जो दूसरा तरीका है वो तीसरा तरीका है, फॉर्मेट में जाके और रीनेम सीट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से रीनेम होगा। ये देखिए सेलेक्ट हो गया है। अब जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेंटरी, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए अब सीट 1 का नाम जो था वो चेंज हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, इन्वेंटरी हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीट का नाम बदल सकते हैं। इसके बाद फिर है हमारा मूव और कॉपी। देखिए मूव और कॉपी का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक सीट है, इस सीट में हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है। अब यही सीट, इसी को हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं, एक इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। तो कॉपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और मूव और कॉपी में जाएंगे। अब मूव और कॉपी में जाने के बाद यहाँ पे दो तरीका है। देखिए मूव का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब आप ले जाएंगे तो जहाँ से आप ले जाएंगे वहाँ से वो चीज़ हट जाएगा, यानी मूव हो जाएगा। और कॉपी का मतलब होता है कि आप जहाँ से उठाएंगे वो सीट वहाँ भी रहेगी और जहाँ आप रखेंगे वहाँ भी रहेगी। ठीक है, तो अगर आप मूव करते हैं तो ये सीट यहाँ से हट के दूसरी जगह चली जाएगी, पर अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी में यहाँ भी रहेगी और जहाँ ले जाएंगे वहाँ भी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी सीट में हम हैं, इसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम मूव और कॉपी में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रिएट अ कॉपी। इस चेक बॉक्स में चेक करिएगा। ठीक है, और चेक करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद देखिए अब आप इसको कॉपी करके कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर आप यही करना चाहते हैं तो ये इन्वेंट्री के जस्ट बगल में इन्वेंटरी 1 नाम से बना देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ ना रहे, मूव टू एंड, माने यहाँ पे सीट 3 के लास्ट में आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये इन्वेंट्री 2 जो है तो कहाँ बन गया है, सबसे लास्ट में बन गया है। तो देखिए यहाँ भी एक इन्वेंट्री है और यहाँ भी एक इन्वेंट्री है। अब इस जो दूसरे वाले का है आप इसको यहाँ से कलर वगैरह बदल सकते हैं। ये देखिए हमने बदल दिया, ये इन्वेंट्री अलग है, ये इन्वेंट्री अलग हो गई, इसी की जस्ट कॉपी बन गई है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी इन्वेंट्री की कॉपी आप बना सकते हैं। अब रही बात टैब कलर की, तो देखिए टैब, अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, ये जो है ना तो आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी वर्कशीट में रखो। अगर आप चाहते हो कि किसी नई वर्कबुक में ले जाना चाहो तो आप नई वर्कबुक में भी इसको ले जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्रिएट कॉपी करके और यहाँ पे न्यू वर्कबुक में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास न्यू वर्कबुक में आ गई। देखिए अब ये चीज़ यहीं बस है, यहाँ देखिए बुक 2 लिखा होगा। ठीक है, बुक 2 में ये देखिए यहाँ पे बुक 2 लिखा है और इस वाले में देखिए यहाँ पे ये इन्वेंट्री लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से उसको दूसरी वर्कबुक में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारे पास, अगला है कि टैब का कलर कैसे बदलते हैं। टैब का कलर का मतलब होता है जहाँ पे ये इन्वेंट्री लिखा हुआ है, जहाँ पे सीट 1 सीट 2 लिखा रहता है,
इनका कलर, जैसे यहाँ पे हम जाएं और टैब कलर में, यहाँ से हम इसके टैब कलर को भी बदल सकते हैं। ये देखिए इसका कलर रेड हो गया। इसका कलर अगर हम बदलना चाहें तो यहाँ से हम जाएंगे टैब कलर में और इसको हम ये कलर दे देते हैं। देखिए, ये देखिए इनका सब दोनों का कलर बदल गया, इसका रेड हो गया और इसका ये इस तरह से कलर हो गया है, सियान कलर। ठीक है, तो यहाँ से हम टैब का कलर भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एक और हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन है एक्सेल में, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप एक्सेल में काम करिए तो हमारा ये कोशिश है कि आप एक्सेल के मास्टर बन जाएं। आप एक्सेल में जहां भी काम करें तो आपके काम को देखकर लोग आपकी तारीफ करें। ठीक है, और अपने काम के आधार पर आप जो है तो पैसा कमाएं। ठीक है, अपने टैलेंट के आधार पर पैसा कमाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है इसमें क्या है। देखिए प्रोटेक्शन होता क्या है, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा देना। ठीक है, कैसे सुरक्षा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी संस्था में या किसी दुकान में या किसी शॉप में, किसी मॉल में आप काम किए हैं, एक्सेल में काम किए हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि वो एक्सेल की फाइल किसी दूसरे को मिल गई और उसमें वो कोई डिलीट कर दिया, कुछ डेटा आपका ख़राब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तब तो आपके मेहनत में पानी फिर गया। तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि भले ही वो सीट किसी को मिल जाए पर उसमें कोई भी व्यक्ति कोई बदलाव ना कर सके, तो वहाँ पे आपको क्या देना है, प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन कैसे देना है, आप उसमें पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, पासवर्ड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ जाइएगा फॉर्मेट में, प्रोटेक्ट सीट में जाएं और प्रोटेक्ट सीट में जाने के बाद यहाँ पे आप कर दें जैसे 1 2 3 कुछ भी आप पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी आप पासवर्ड, हाँ पासवर्ड इतना आसान भी मत दीजिएगा कि कोई गेस कर ले। ठीक है, पासवर्ड ऐसे दीजिएगा कि जल्दीबाजी कोई गेस ही ना कर पाए। हम यहाँ तो आपको ऐसे सिखाने के लिए बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 2 3 ही दे रहे हैं पासवर्ड। इसको करेंगे ओके, कंफर्म करेंगे और फिर करेंगे ओके। ये देखिए, तो अब ये सीट हमारी क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ लिखना चाहेगा ना, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये नहीं लिखा रहा है, बोल रहा है यू इंटर्ड वैल्यू बिटवीन 1 to 50 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए नहीं लिखा रहा है ना, इस तरह से। तो आप जो भी लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है, बोल रहा है द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली, कि ये जो फाइल बनी है ये सिर्फ रीड ओनली है, आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सब अब इस तरह से आप जब प्रोटेक्ट कर देंगे तो ये जो है तो कोई भी इसमें बदलाव नहीं होगा। अब आपको आना है, आप देखें, अब आप जब काम करेंगे तो सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप क्लिक करके और इसको आप 1 2 3 फिर से पासवर्ड डालें और इसको कर दिए अनप्रोटेक्ट। अब आप इसमें जो भी काम करेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको परमिशन देना चाहें कि हम पासवर्ड तो देना चाहते हैं लेकिन सभी कॉलम में पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं, हम कुछ में उसको परमिशन दे देते हैं काम करने के लिए, बाकी सब में वो छेड़खानी ना कर पाए, जैसे प्राइस ना बदल पाए, ठीक है, टोटल ना बदल पाए, हम वो क्या करें, ये सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस कर सके वो, और नाम भी ना बदल पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वांटिटी के कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ पे जाएंगे लॉक सेल में, इसमें जाएंगे और लॉक सेल में जाने के बाद फिर से हम कहाँ जाएंगे फॉर्मेट में और प्रोटेक्ट सीट में, यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे और इसको कर देंगे ओके, और इस तरह से हम ओके कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम कोई बदलाव करेंगे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बदलाव करते हैं तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम कीबोर्ड में जाके और इसको कर देते हैं इस तरह से तो ये बदलाव हो जाता है। ठीक है, बाकी जगह अगर आप सोचेंगे बदलाव करने के लिए तो नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी वाले में हम परमिशन दिए हैं कि चलो भाई क्वांटिटी आप परिवर्तन कर सकते हो, तो इस तरह से क्वांटिटी वाला बस होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं दोस्तों लॉक सेल के माध्यम से। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई बदलाव करना है तो आपके लिए फिर से आप जाएंगे यहाँ अनप्रोटेक्ट में और यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा और आप इसमें फिर कहीं भी काम कर सकते हैं। ठीक है,
ये तो इस तरह से दोस्तों आप प्रोटेक्ट और लॉक सेल का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगला ऑप्शन जो आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल का देखिए, ये हम इसके बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, इसके बारे में। अगर आपने हमारा ये इसका वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो फिल वगैरह यहाँ से बाहर से होता है, वही चीज़ यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको हमारी ये सेल ग्रुप की जो कंप्लीट वीडियो है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम अभी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हम एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहे हैं, और MS वर्ड का हम बना चुके हैं। अगर आप हमारे MS वर्ड के कंप्लीट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और अभी हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, और आगे चल के हम और MS ऑफिस के कई सारे एप्लीकेशन का वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज़ हमको आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सेल ग्रुप का आपने वीडियो देखा तो आपको इसमें क्या नया सीखने को मिला? क्या आप इसके बारे में इतने डिटेल में पहले से जानते थे? और यदि नहीं जानते थे तो आपको जान के कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।